व्यवस्थापिका का पतन। आज का हमारा ये टॉपिक है। व्यवस्थापिका के पतन का अर्थ है आधुनिक युग में व्यवस्थापिका की भूमिका में कमी आना। व्यवस्थापिका की भूमिका में कमी आना या व्यवस्थापिका का महत्व कम होना, इस प्रवृत्ति को हम व्यवस्थापिका का पतन कहते हैं। क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों में व्यवस्थापिकाएं कार्यपालिका की तुलना में ज़्यादा प्रभावशाली संस्था नहीं रही जितनी वह अतीत में हुआ करती थी। यानी वर्तमान काल में व्यवस्थापिकाओं की भूमिका में थोड़ी कमी आई है, उनका महत्व थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, जिसको हम व्यवस्थापिका का पतन के नाम से जानते हैं। सर्वप्रथम 1925 में लॉर्ड ब्राइस ने अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसीज में व्यवस्थापिकाओं के पतन की चर्चा की थी। उन्होंने व्यवस्थापिका के पतन को समझने का प्रयास किया था। व्यवस्थापिका के पतन होने के कारणों की खोज का प्रयास उन्होंने किया था। एक विद्वान और थे केसी वेयर, उन्होंने भी व्यवस्थापिकाओं के पतन को समझाने का प्रयास किया था। केसी वेयर का कहना था कि निरपेक्ष दृष्टिकोण से तो व्यवस्थापिकाओं की शक्तियों में वृद्धि हुई है, लेकिन कार्यपालिका की तुलना में व्यवस्थापिका की शक्तियां कम हुई हैं। वर्तमान समय में या वर्तमान शताब्दी का एक प्रमुख लक्षण ये रहा है कि राजनीतिक संस्थाओं का विकास इस तरह हो रहा है कि जिससे कार्यपालिका की शक्ति में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। जैसे विश्व युद्ध की आशंका, आर्थिक संकटों का खड़ा होना, समाजवादी या लोक कल्याणकारी नीतियों को अपनाना, अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बने रहना, इन सभी कारणों के कारण कार्यपालिका की शक्ति में ज़्यादा वृद्धि हुई है। वर्तमान समय में कार्यपालिका अनेक ऐसे कार्य करने लगी है जो वह पहले नहीं करती थी। कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि का कारण ये नहीं है कि इसने व्यवस्थापिका से कुछ शक्तियां छीन ली हैं। व्यवस्थापिकाएं भी वर्तमान में पहले से अधिक कार्य करने लगी हैं, लेकिन कार्यपालिका की तुलना में उनकी शक्तियां उतनी नहीं बढ़ी हैं। तो आइए हम देखते हैं कि व्यवस्थापिका के पतन के क्या क्या कारण बताए जाते हैं। पहला, कार्यपालिका के कार्यों में वृद्धि। वर्तमान समय में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रमुख रूप से हमारे सामने आई है और कल्याणकारी राज्य होने के कारण कार्यपालिका के कार्यों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। कानून निर्माण करना, आर्थिक नियोजन, योजनाओं का संचालन करना आदि कार्यपालिकाओं के प्रमुख दायित्व हैं। विदेश नीति एवं राष्ट्रीय रक्षा नीति पर भी तुरंत निर्णय लेना व कार्यवाही की आवश्यकता ने कार्यपालिका के कार्यों में वृद्धि की है और व्यवस्थापिका की भूमिका में निरंतर कमी आई है। वर्तमान समय में संसदीय प्रणाली में लगभग ज़्यादातर विधेयक कार्यपालिका के द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। दूसरा, प्रदत्त व्यवस्थापन। प्रदत्त व्यवस्थापन का मतलब है व्यवस्थापिका द्वारा कानून निर्माण करने की शक्तियां कार्यपालिका को प्रदान करना। तो प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण भी बहुत सारे कानून व्यवस्थापिका की बजाय
कार्यपालिका ही बनाने लगी है, जिसके कारण कार्यपालिका के कामों में वृद्धि हुई है और व्यवस्थापिका के कामों में थोड़ी कमी हुई है। तीसरा, विशेषज्ञों की परिषद एवं समितियों का विकास। आधुनिक समय में विधेयकों का प्रारूप तैयार करने से लेकर समिति स्तर तक हर जगह विशेषज्ञों की सलाह ली जाती है और उसके पश्चात किसी भी विषय को व्यवस्थापिका के लिए अनुमोदन के लिए उसमें प्रस्तुत किया जाता है। और जब उस विधेयक पर अगर कोई विधायक या सांसद प्रश्न करते हैं या उनमें संशोधन प्रस्तुत करते हैं, तो उन्हें यह कहकर हताश कर दिया जाता है कि इस विषय पर विशेषज्ञों, सलाहकारों ने बहुत बारीकी से विचार किया है, इसलिए इस पर आगे अब विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इस कारण भी व्यवस्थापिका की भूमिका में कमी आई है, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण विषयों और कानूनों पर विशेषज्ञों की सलाह से काम चलाया जाता है, जबकि व्यवस्थापिका को ज़्यादा इसमें भाग लेने की अनुमति नहीं होती है। इस कारण भी व्यवस्थापिकाओं का पतन माना जाता है। चौथा, संचार के साधनों का विकास। संचार के साधनों के विकास ने कार्यपालिका को जनता के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब कार्यपालिका संसद की परवाह किए बिना सीधा जनसंपर्क कर सकता है, जनता से आमना सामना कर सकता है और संचार के साधनों के द्वारा जनमत का निर्माण कर सकता है। भूतकाल में भी कई बार विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों ने संचार के साधनों से जनमत को अपने पक्ष में करने के महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने वियतनाम युद्ध के दौरान जनता के असंतोष को संचार के साधनों से शांत किया था। इसी प्रकार भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी दूरदर्शन से जनमत को अपने पक्ष में कार्य करने का प्रयास किया। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी मन की बात के माध्यम से रेडियो के द्वारा जनमत को अपने पक्ष में करने के कार्य किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार व्यवस्थापिका को बाईपास करके कार्यपालिका जनसंचार के साधनों से जनता से सीधे ही जुड़ जाते हैं और अपनी नीतियों के पक्ष में जनमत का निर्माण कर लेते हैं, जिसके कारण व्यवस्थापिका की भूमिका में कमी आई है। पांचवा, दलगत राजनीति। दलगत नीति ने भी आधुनिक व्यवस्थापिकाओं के अधिकार क्षेत्र को सीमित कर दिया है। दलीय अनुशासन के कारण कार्यपालिका न केवल व्यवस्थापिका की शक्तियों का उपयोग करती है, बल्कि दलीय अनुशासन के नाम पर व्यवस्थापिका को नियंत्रित भी करती है। दल के नेता अपने सदस्यों को बहुत ज़्यादा कड़े नियंत्रण में रखते हैं, जिसके कारण दल के सदस्य हमेशा अपने दल की ही सुनते हैं, स्वतंत्र रूप से अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर सकते। तो व्यवस्थापिका की भूमिका में कमी आने का महत्वपूर्ण कारण दलीय राजनीति को भी माना जाता है। अगला कारण है विदेश संबंधों की प्रधानता। कुछ राजनीति विज्ञान के विद्वान ये कहते हैं कि ज्यों-ज्यों देश विदेशी मामलों में उलझता जाता है, त्यों-त्यों कार्यपालिका की शक्ति की वृद्धि होती जाती है, क्योंकि विदेश संबंधों का संचालन ही ऐसा है कि इसमें व्यवस्थापिका ज़्यादा भूमिका नहीं निभा सकती। भिन्न-भिन्न देशों के साथ संधि करना, समझौता करना आदि कार्य कार्यपालिका द्वारा या विदेश मंत्री के द्वारा ही संपादित किए जाते हैं।
व्यवस्थापिका की भूमिका इसमें ज़्यादा नहीं होती है। तो और वर्तमान समय में विदेश संबंधों की प्रधानता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सेनाओं पर कार्यपालिका का नियंत्रण। राज्य का मुख्य कार्यपालक ही सेना का सेनापति होता है और देश की सैन्य शक्ति के संचालन में वह पूर्ण स्वतंत्र होता है। इस कार्य में व्यवस्थापिका कुछ भी नहीं कर सकती। अतः युद्ध, सैनिक संकट या मुठभेड़ के समय कार्यपालिका ही सर्वेसर्वा हो जाती है और संकट काल में तुरंत निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, जिसके कारण कार्यपालिका की भूमिका इसमें बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए देखें हम तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने वियतनाम युद्ध के संचालन में कई बार वहां की व्यवस्थापिका की अवहेलना की थी। अगला, व्यवस्थापिका पर मंत्रिमंडल का हावी होना। सैद्धांतिक रूप से हम देखें तो संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका से होता है और व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। लेकिन व्यवहार में हम देखें तो इसका उल्टा होता है। कार्यपालिका अपने दल के प्रभाव के कारण व्यवस्थापिका को अपने नियंत्रण में रखती है। हालांकि व्यवस्थापिका अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा कार्यपालिका को पदच्युत कर देती है, लेकिन इस हथियार का उपयोग ज़्यादा नहीं होता है, बल्कि कार्यपालिका ही व्यवस्थापिका को विघटन करने की सिफारिशें ज़्यादा करती हैं। तो वर्तमान समय में कार्यपालिका या मंत्रिमंडल का व्यवस्थापिका पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण हो गया है। तो इन सभी कारणों के फलस्वरूप वर्तमान समय में व्यवस्थापिका की भूमिका में कमी आई है और कार्यपालिका की भूमिका में वृद्धि हुई है, जिसको हम व्यवस्थापिका के पतन का नाम देते हैं।